हेलो दोस्तों, नमस्कार। जीएस विद प्रेम के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज एक नई क्लास में आप सभी का हम फिर से स्वागत करते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एनसीईआरटी की जो है नोट्स एनसीईआरटी की जो सीरीज़ चल रही है आप लोगों के लिए कक्षा से 6 से लेकर 12 तक की सभी जो हमारे इम्पोर्टेंट नोट्स हैं उनको मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ। हमने 2 क्लासें ऑलरेडी अपलोड कर दी हैं कक्षा 6 की, जो पहली यूनिट और दूसरी यूनिट थी। आज हम तीसरी और चौथी यूनिट के बारे में डिस्कस करेंगे और यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ से कौन से हमारे इंपॉर्टेंट सवाल हमारे बन सकते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे और यहीं से हमारे एग्ज़ाम में सवाल पूछे जाते हैं। तो आप लोग हमारी क्लास से बने रहिए और यहाँ से जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी उसे आप नोट्स ज़रूर कर लीजिएगा अपने उसमें। बाकी इसकी PDF भी हमारे टेलीग्राम चैनल में आपको सेंड कर दी जाएगी। बाकी टेलीग्राम चैनल के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। क्लास अच्छी लग रही है तो हमारी क्लास को, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर ज़रूर करें। तो चलिए देर न करते हुए शुरुआत करेंगे आज की क्लास को। तो आज हम पढ़ेंगे पाठ 3 यहाँ पर मेरा है, ये आरंभिक नगर की शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे हड़प्पा की कहानी। जी हाँ, हड़प्पा की कहानी देखेंगे। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे क्या लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो इसके काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरस्थल मिला, जो आधुनिक पाकिस्तान में है। यह सिंधु नदी के निकट विकसित हुई थी। तो यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है कि यह कहाँ पे है, सिंधु नदी के निकट था और लगभग 150 साल पहले यह पंजाब में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तब ये पता चला था। उसके बाद यह सभ्यता 4700 साल पहले विकसित हुई थी। यहाँ भी ये भी इम्पोर्टेंट ऑप्शन है कि यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता कब विकसित हुई थी, 4700 साल 4700 साल पहले। अब हम यहाँ देखेंगे हड़प्पाई नगरों की विशेषता की बात करेंगे। तो यहाँ पर इन नगरों को, तो यहाँ हम देखेंगे कि इन नगरों को हम हड़प्पाई नगरों की विशेषता के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ हम देखेंगे कि इन नगरों को हम 2 या उससे ज़्यादा हिस्सों में बांट सकते थे। पहला नगर दुर्ग, दूसरा निचला नगर। तो पहले नगर दुर्ग में देखेंगे कि यह पश्चिम का भाग था और यह ऊंचाई पर बना था और अपेक्षाकृत छोटा था। बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये है कि यहाँ से हमारे एग्जाम में सीधे सवाल बन सकते हैं, तो इसे आप लोग नोट्स जरूर करेगा। इसे आप देख सकते हैं कि हड़प्पाई नगर की जो विशेषता थी 2 भागों में बटा हुआ था, एक नगर दुर्ग था, एक निचला नगर था। तो नगर दुर्ग में क्या होता था कि यह पश्चिम का भाग होता था और यहाँ यह ऊंचाई पर बना होता था तथा अपेक्षाकृत छोटा होता था। वहीं निचला नगर की बात करें तो यह पूर्वी भाग था और निचले हिस्से पर बना था और बड़ा भाग था। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि निचला नगर जो पूर्वी भाग होता था, निचला हिस्सा होता था, सबसे बड़ा भाग होता था। नगर दुर्ग जो है पश्चिम भाग होता था, ऊंचाई पर होता था और अपेक्षाकृत छोटा होता था। तो इसे हम लोग याद रख सकते हैं। और दोनों हिस्सों की जो 4 दीवारी होती थी पक्की ईंट की बनाई जाती थी। तो इसे आप लोग इतना पॉइंट इसे आप लोग नोट कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर मोहनजोदड़ो की बात करेंगे। जी हाँ, मोहनजोदड़ो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में देखेंगे। तो इस नगर में विशाल स्नानागार मिला था और यह स्नानागार ईंट और प्लास्टर से बनाया गया था। तो यहाँ पर हम पहला पॉइंट ये नोट कर सकते हैं कि यहाँ पर क्या मिला था, विशाल स्नानागार और ईंट और प्लास्टर से बनाया गया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। इस सरोवर में 2 तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थी। चारों ओर कमरे बनाए गए थे। कालीबंगा और लोथल में अग्निकुंड मिले हैं। इंपॉर्टेंट सब यहाँ पर है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि कालीबंगा और लोथल से अग्निकुंड मिले, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से भंडार गृह मिले हैं। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो यहाँ पर 3 फैक्ट इसमें से आप निकल के आगे कि मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार मिला, उसके बाद कालीबंगा और लोथल से अग्निकुंड मिले और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से भंडार गृह मिले हैं। तो ये 3 फैक्ट आपके हमारे एग्जाम में बन सकते हैं। इसे आप लोग अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। अगला देखेंगे हम यहाँ पर भवन और नाले सड़कों की बात करेंगे। जी हाँ, तो यहाँ पर इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिले होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार होता था और कुछ घरों में कुएँ भी होते थे और कई नगरों में ढके हुए नाले थे। जल निकासी प्रणाली काफ़ी विकसित थी। नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से किया जाता था, जिसे आप लोग याद रखेंगे। वहीं नगरीय जीवन की बात करें तो हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती थी। नगरों के लोग निर्माण कार्य में संलग्न थे तथा यहाँ पर धातु, बहुमूल्य पत्थर, मनके, सोने, चांदी से बने आभूषण प्राप्त हुए। लिपिक कुछ लोग मोहरों पर लिखते थे। कुछ लोग शिल्पकार थे, जैसे तांबे और कांसे, औजार, हथियार, घने बर्तन बनाए जाते थे। चांदी और सोने, गहने और बर्तन बाट, चट पत्थर, मनके, कॉर्नेलियन पत्थर, हड़प्पा के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे। तो यहाँ हमने देख लिया कि नगरीय जीवन किस तरह जीते थे और भवन, नाले, सड़कें यहाँ पर किस तरह थे। तो इनके बारे में हमने यहाँ देख लिया। तो इसे आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा और 1 से 2 बार क्लास को देखिएगा और इनका नोट्स भी बनाइएगा। बाकी हमारी PDF जो है आपके इसमें जो है शेयर कर दी जाएगी कि टेलीग्राम चैनल पर। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं।
और यह क्लास जो है आपके सभी एग्जामों के लिए, जितने भी, चाहे UPPCS का हो, चाहे लोअर PCS का हो, UPSSC का कोई एग्ज़ाम हो, मतलब GK GS जहाँ से भी पूछा जाता है उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इतिहास सेगमेंट में यहाँ पर हम इसको पढ़ रहे हैं। अब हम देखेंगे, अगला देखेंगे कि यहाँ पर फ्यांस की बात करेंगे तो यह बालू स्फटिक पत्थरों से चूड़ को गोंद में मिलाकर तैयार किया गया पदार्थ है। यही सब फैक्ट होते हैं जो हमारे एग्जाम में इसमें बन रहे हैं। आयोग का जो पैटर्न है चेंज हो चुका है। अब वह NCERT से ऐसे सवालों को ढूंढ कर लेकर आता है जिसके बारे में लोगों को पता नहीं होता है। वही चीज़ जब हमारे एग्जाम में पूछ लिया जाता है तो हमें लगता है कि आयोग ने बहुत कठिन सवाल बना दिया। आयोग कठिन सवाल नहीं बनाता है, सारी चीज़ें हमारे किताब में लिखी नहीं होती हैं, बस ज़रूरत होती है हमें उन्हें पढ़ने की, क्योंकि हम लोग कहीं किसी बैच ज्वाइन कर लेते हैं और बैच में हमें वही चीज़ें ज़्यादातर पढ़ाई जाती हैं, जनरली बेसिक चीज़ें जो हमें याद रहती हैं, और उन चीज़ों को नहीं पढ़ाया जाता है जो हम लोग नहीं पढ़े रहते हैं। और वहीं से जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो हमें लगता है कि पेपर कठिन आया था। पेपर कठिन आता है हम नहीं मानते हैं, लेकिन जो चीज़ें हम नहीं पढ़ते हैं वो जब चीज़ें आ जाते हैं तो हमें यही लगता है कि पेपर कठिन आया था। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्यांस चीज़ें बहुत कम लोगों को आप मालूम होगा। अब फ्यांस के बारे में पूछ लिया जाए तो यहाँ पर देखिए, बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर तैयार किया गया पदार्थ फ्यांस होता है, जिसे आप लोग याद रखेंगे। अब हम देखेंगे कच्चा माल जो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं, फिर किसान और पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं। मेहरगढ़ से जो है 700 साल पहले कपास की खेती होती थी। यहाँ मेहरगढ़ में 7,000 साल पहले कपास की खेती होती थी, इसे आप लोग याद कर सकते हैं। कच्चे माल की आयात की बात करेंगे तो तांबा राजस्थान और ओमान से, सोना कर्नाटक, टिन ईरान, बहुमूल्य पत्थर गुजरात, तो ये सब चीज़ें जो है यहाँ से आयात किए जाते थे, इसे आप लोग याद रखेंगे। भोजन की बात करें तो हड़प्पाई लोग जानवर पालते थे और अनाज उगाते थे। यहाँ लोग गेहूँ, जौ, दाल, मटर, धान, तिल, सरसों उगाते थे। जुताई के लिए हल का प्रयोग होता था और सिंचाई के लिए जल संचय किया जाता था। तो ये भोजन का लिए हो गया। हड़प्पा के लोग की बात करें तो हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, बकरियाँ पालते थे तथा बेर को इकट्ठा करना, मछलियाँ पकड़ना तथा हिरण जैसे जानवरों का भी शिकार करते थे। कौन? हड़प्पा के लोग, जिसे अभी आप लोग याद रखेंगे। अब हम धौलावीरा की बात करेंगे। जी हाँ, धौलावीरा जो है ये गुजरात में खादरी बेट के किनारे बसा था। इस नगर को 3 भागों में बांटा गया था। इसके हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई थी। इसमें बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। एक खुला मैदान था जिसमें सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजन किए जाते होंगे। इस स्थान पर हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षर के पत्थर में खुदा पाया गया है, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। धौलावीरा के बारे में देख लिया, गुजरात में खादरी बेट के किनारे था और चारों ओर पत्थर की ऊँची दीवारें बनाई गई थी और सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजन किए जाते थे। लोथल की बात करें तो खंभात खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की उपनदी के किनारे बसा था। यहाँ पर शंख, मोहरे, मुद्रांकन, मोहरबंदी और भंडार गृह मिले हैं। कहाँ पर? लोथल में। सभ्यता के अंत का कारण की बात करें तो यहाँ पर कभी कभी पूछ लिया जाता है कि जो हड़प्पा सभ्यता थी उसके अंत का कारण क्या था। तो यहाँ पर नदियाँ सूख गई थी, जंगलों का विनाश हुआ और बाढ़ आ गई थी। तो ये सब जो है मेजर कारण थे। और चारागाह समाप्त हो गए, शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया, युद्ध इत्यादि हुए। तो ये 5-6 कारण हैं जो हमारे एग्जाम में पूछे। मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो सकता है कि सभ्यता के अंत का कारण क्या था। यहाँ देख सकते हैं कि नदियाँ सूख गई थी, जंगलों का विनाश हो गया था, बाढ़ आ गई थी, चारागाह समाप्त हो गए थे और शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया था, युद्ध इत्यादि होने लगे थे। जिसे आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ हमने आज की मतलब पहली यूनिट समाप्त की। पार्ट 3 हमारा ये ख़त्म हुआ। अब हम अगले यूनिट पे चलेंगे, पार्ट 4 की बात करेंगे और वहाँ से हम अगला यूनिट पढ़ेंगे। तो अब हम यहाँ पर पार्ट 4 पे आ गए हैं, यूनिट 4 पे, और यहाँ पर हम अगला यूनिट पढ़ेंगे। यहाँ पर हम आज की हमारी चौथी यूनिट जो है, ये 2 यूनिट, एक क्लास में 2 यूनिट ख़त्म कर रहे हैं और यहाँ पर हम इसके हमारी आज की दूसरी यूनिट इस क्लास की देखने जा रहे हैं। तो इसमें देखेंगे क्या बताते हैं किताबें और कब्रें। तो इसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले प्राचीनतम ग्रंथ और वेद के बारे में देखेंगे। तो प्राचीनतम ग्रंथ जो है, वेद का शाब्दिक अर्थ की बात करें तो ज्ञान वेदों का संकलन कृतद्वैपायन वेदव्यास ने किया था। अब वेद कुल मिलाकर 4 हैं, जिसमें ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इसे भी आप लोग याद रखेंगे कि वेदों के संकलन को श्री कृतद्वैपायन वेदव्यास ने किया था। और 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद होता है, सामवेद होता है, यजुर्वेद और अथर्ववेद। आइए हम ऋग्वेद की बात करेंगे। सबसे पहले ऋग्वेद जो है यह सबसे पुराना वेद है। ऋग्वेद की रचना जो है 3500 साल पहले हुई थी। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा गया है। इसमें हमारे 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,600 मंत्र हैं। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। यहाँ से हमारे एग्जाम में सीधे सवाल पूछ लिए जाते हैं कि ऋग्वेद सबसे पुराना वेद कौन सा है। तो सबसे पुराना वेद हमारा ऋग्वेद है। ऋग्वेद की रचना जो है 3500 साल पहले हुई थी। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएँ हैं, जिसे सूक्त कहा जाता है। इसमें जो है 10 मंडल होते हैं, इसे आप लोग याद रखेंगे। 1028 सूक्त होते हैं और 10,600 मंत्र हैं। तो ये हमारी 5-6 फैक्ट जो है हमारे ऋग्वेद से निकल के आए, जिन्हें आपको याद रखना है।
ऋग्वेद की भाषा जो है प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। और इसमें 3 देवताओं का महत्वपूर्ण उल्लेख किया गया है, जिसमें अग्नि, इंद्र और सोम। तो ये 3 देवता जो हैं इनका उल्लेख हमारे ऋग्वेद में किया गया है, इसे आप लोग याद रखेंगे, अग्नि, इंद्र और सोम। भूर्ज वृक्ष जो है 150 वर्ष पहले ऋग्वेद भूर्ज वृक्ष की छाल पर लिखा गया है। पांडुलिपि पुणे महाराष्ट्र जो है पुस्तकालय में सुरक्षित है, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। पांडुलिपि पुणे महाराष्ट्र पुस्तकालय में सुरक्षित है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अब प्रार्थनाएं की बात करेंगे तो प्रार्थनाएं जो है ऋग्वेद में मवेशियों खासकर पुत्रों घोड़ों की प्राप्ति, रथ खींचने, लड़ाइयों के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। ऋग्वेद में अनेक नदियों का जिक्र है, जैसे कि ब्यास, सतलुज, सरस्वती, सिंधु तथा गंगा। यमुना का बस एक बार जिक्र मिलता है। लोगों का वर्गीकरण जैसे काम, भाषा, परिवार, समुदाय, निवास स्थान, सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता रहा है, तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। लोगों के लिए शब्द की बात करें तो लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार या समुदाय, निवास स्थल, संस्कृति, परंपरा के आधार पर किया जाता रहा है। काम के आधार पर ऐसे 2 समूह थे जो समाज में बटे थे। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पुरोहित, जिन्हें कभी भी ब्राह्मण कहा जाता था या यज्ञ और अनुष्ठान का कार्य करते थे। दूसरे मगर राजा या आधुनिक समय में जैसे नहीं थे, न महल में रहते थे या न राजधानियों में रहते थे, सेना रखते थे, ना ही कर वसूलते थे। उनके मृत्यु के बाद बेटा अपने आप को शासक नहीं बनाता था। तो ये काम के आधार पर समूह में 2 समाज होते थे। अगला देखेंगे जनता और पूरे समाज के लिए जन का प्रयोग आज भी होता था। दूसरा शब्द विष, जिसका वैश्य शब्द निकाला गया था। जी हाँ, जन शब्द जो है आज भी प्रयोग किया जाता था। दूसरा शब्द इसका विष होता था, जो से वैश्य शब्द निकला था। और जिन लोगों ने प्रार्थनाओं की रचना की वो खुद को आर्य कहते थे और विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे, जिसे आप लोग याद रखेंगे। अगला आप लोग देखेंगे कि समाज मुख्य रूप से 4 वर्गों में बटा हुआ था। जी हाँ, ब्राह्मण, यज्ञ और अनुष्ठान, वैश्य। तो यहाँ पर व्यापारी जो है क्षत्रिय, सेना, शूद्र, दास। ऐसे आप देख सकते हैं कि ब्राह्मण जो है यज्ञ से, अनुष्ठान, वैश्य जो है व्यापारी से, क्षत्रिय सेना से, शूद्र दास से। तो इन 4 वर्गों में जो है हमारा समाज बटा हुआ था। ब्राह्मण यज्ञ और अनुष्ठान से संबंधित था, वैश्य जो है व्यापारी से, क्षत्रिय सेना से, शूद्र दास से। अब हम महापाषाण की बात करेंगे। जी हाँ, महापाषाण जो है 3000 साल पहले शुरू हुआ। ये शिलाखंड महापाषाण, महाबड़ा पाषाण पत्थर, एक पत्थर दफन करने की जगह लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए गए थे। यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। मृतकों के साथ लोहे के औजार, हथियार, पत्थर, सोने के गहने, घोड़े के कंकाल। महापाषाण काल 3000 साल पहले लोहे का प्रयोग आरंभ हो गया था। इनाम गांव की बात करें तो इनाम गांव 3600 से 2700 साल पहले भीमा की सहायक नदी घोड़ नदी के किनारे एक जगह है। यहाँ वयस्क लोगों को प्रायः गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। उनका सिर उत्तर की ओर होता था। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफना दिया जाता था। खाना खाने, पानी पीने, बर्तन सौ के पास रख दिए जाते थे। इनाम गाँव में पुरातत्वविदों को गेहूँ, चावल, दाल, बाजरा, मटर, तिल के बीज मिले हैं। जानवरों की हड्डियाँ मिली हैं। बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, हिरण, सुअर, चिड़िया, कछुआ, केकड़ा और मछलियों की हड्डियाँ भी पाई गई हैं। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। तो इस तरह आज की दूसरी यूनिट भी यहाँ पर हमने समाप्त की और हमने यहाँ पर देखा कि दूसरी यूनिट में हमने ऋग्वेद के बारे में पढ़ा। और आप लोगों को क्लास कैसी लगी आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यहाँ पर क्लास कैसी लग रही है आप लोग ज़रूर बताया करिए। कमेंट बॉक्स में हमारी क्लास को लाइक भी कर दिया करें और अगर अच्छी लग रही है तो शेयर भी कर दिया करें और अपने दोस्तों से सब्सक्राइब भी ज़रूर करवाएं। तो इसी तरह आपको डेली NCERT जो है 6 से लेकर 12 तक के सभी क्लासें आपको हम नोट्स के रूप में जो इसके शॉर्ट नोट्स हैं उनको आपको उपलब्ध करवाएंगे। जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं हमारे 6 NCERT के उनको हम निचोड़ यहाँ पर लाकर आपको इनके जो इम्पोर्टेंट नोट्स हैं उनको हम यहाँ पर आपको करवाएंगे। और इनसे 100% है कि आपके एग्ज़ाम में सवाल बनते भी हैं। और यहाँ से अगर आप कर लेंगे तो आपका कोई भी एग्ज़ाम जो GK GS की जो टेंशन एकदम ख़त्म हो जाएगी। और यहाँ पर सभी विषयों का जो है संपूर्ण जो है आपका कवर करेंगे इसे। तो इसे आप लोग हमारे इस चैनल से बने रहिए। और बाकी वन लाइनर जो MCQ PYQ सीरीज़ है, आयोग के जितने भी सवाल हैं उसकी जो PYQ सीरीज़ हमारे चली ही रही है, आप उस क्लास को करिए वहाँ पर। उसमें भी आपको जो जितने भी PYQ समय भारतीय भूगोल की जो PYQ चल रही है तो वहाँ पर आप जुड़ के हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सारी क्लास की जो थ्योरी सेगमेंट में वीडियो है, बाकी ये NCERT वाली जो अलग से चल रही है ये भी आप इसके देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए आप लोग। नमस्कार, जय हिंद।